तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम आपके लिए भारतीय राजस्व एवं शासन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। एक हुआ है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, और एक हुआ है ब्रिटिश ताज के अंडर में। ठीक है, इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश कंपनी नियम कानून बनाती थी, और इसमें था कि डायरेक्ट वहाँ के राजा रानी नियम कानून बना रहे थे। तो 1773 के रेगुलिंग एक्ट, जो 1773 का फर्स्ट बार जो रेगुलिंग एक्ट पारित हुआ था, ये इसके कारण चार प्रावधान किए गए। पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया। दूसरा क्या किया गया, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब 4 लोग इसकी किसी भी फैसला लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तीसरा तीसरा जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, इन सभी का कार्यकाल है जो कि 5 वर्ष का रखा गया है। ठीक है। इसके बाद इस एक्ट के अनुसार सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो वॉरेन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग बना। और जो चार थे, फ्रांसीसी क्लेवरिन, ठीक है, मानसन और बारवेल, ये 4 सदस्य चुने गए थे काउंसिलिंग के सदस्य। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के एक सैनिक या अर्धसैनिक शासन का अधिकार भी दिया गया। ठीक है। अब ये जो रेगुलिंग एक्ट क्यों किया गया पता है, क्योंकि 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित किया ताकि वो कंपनी को रेगुलेट कर सके, क्योंकि कंपनी में उस समय बहुत ज़्यादा घूसखोरी हो रही थी। जितने का मतलब कि ये कंपनी जो ब्रिटिश सरकार को जो टैक्स देना होता था ना, तो वो बार बार क्या दिखा रही थी, अपना लॉस दिखा रही थी। तो इसी कारण से ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि कंपनी में जो कर्मचारी थे वो घूसखोरी कर रहे थे। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसको रेगुलिंग एक्ट पारित किया सबसे पहले 1773। अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह का वो गिफ्ट या फिर उपहार, ठीक है, उपहार भारत के राजा रानी से नहीं लेगा। ठीक है, घूसखोरी नहीं करेगा। ये सब पारित किया गया था। ठीक है। अगला है, उसके बाद आया 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो रेगुलिंग एक्ट के तहत ही 1774 में एक रेगुलिंग एक्ट के वो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य हो गए और इनके हेल्प के लिए 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी है जो भारतीय भारतीय राजा रानी के साथ किसी भी तरह का इंडिविजुअली व्यापार नहीं कर सकता है, या फिर किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं ले सकता है। अगला है, इस एक्ट के हाँ, फिर उसके बाद आया पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 आया, तो इसमें दो, यानी कंपनी को दो गुटों में बांट दिया गया। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसको क्या हुआ ना कि जितने भी कंपनी के राजनीतिक और व्यापारी मामलों को अलग कर दिया गया, और इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी का व्यापारिक मामला दिया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी का व्यापारिक मामला दिया गया, और नियंत्रण बोर्ड को क्या दिया है, राजनीतिक मामला दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामला और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामला दिया गया 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला है, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी पारिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का भी अधिकार प्रदान किया गया।
तो 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी पारिषद के निरस्त निर्णय को निरस्त, यानी कि जो 4 पारिषद में जो सदस्य चुने गए थे, तो गवर्नर जनरल इनके इनके दिए हुए सुझाव को वो निरस्त भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है या पारित भी कर सकता है। ये एक प्रकार का पावर दिया गया, क्योंकि 1773 में क्या किया गया था कि ये चारों ही निर्णय लेंगे तब जाके ये आगे कोई काम करेगा, ठीक है ना, इन चारों की मंजूरी के बिना। मगर इसे किसी विशेष परिस्थिति में ये इन चारों के नियमों को क्या कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है या पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकता है या पारित भी कर सकता है। और दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। अब पूरी सेना का वही क्या बनेगा, सेनापति बनेगा, गवर्नर जनरल ही, ठीक है। और ऐसा करने वाला, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसे मिले थे, तो लॉर्ड कर्नवालिस को मिले थे। किसे, लॉर्ड कर्नवालिस को मिले थे। अगला है 1793 के चार्टर एक्ट। तो 1793 के जो चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनियों के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि जो 1600 में जो कंपनी बनी थी ना, तो उसका जो टाइम पीरियड था वो यहाँ ख़त्म हो रहा था, ठीक है, 1793 में उसका वहीं तक कॉन्ट्रैक्ट था। बट क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने 20 सालों के लिए उसके टेन्यूवर को बढ़ा दिया। अब आया क्या, 20 साल फिर ख़त्म हो गए, ठीक है। 1793 में बस यही हुआ था, उस चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला आया 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, ठीक है। पहली बार ऐसा था कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1793 में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 1813 में हो गए 20 साल पूरे, अब इसे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब आम नागरिकों के लिए भी इंग्लैंड के दरवाजे खुल गए थे, कहाँ, इंडिया में, भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक है। और इसी एक्ट के बाद सबसे पहले क्रिश्चियन आए धर्म प्रचार करने के लिए, कि जो मतलब क्रिश्चियनिटी के जो पादरी उदरी होते हैं वो सब आए वो प्रचार करने के लिए, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत 1 लाख रुपए भी दिया गया था ताकि वो शिक्षा को बढ़ावा दे सके, अंग्रेजी शिक्षा को। क्यों, क्योंकि जब वो अपना यहाँ से व्यापार करते थे तो कर्मचारियों को उन्हें बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि एक ट्रांसलेटर के रूप में एक व्यक्ति को रखना पड़ता था। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं को शिक्षित करके हम इन्हीं के जरिए अपना सारा काम करवाएं, ताकि क्या कर सकें, वो और ज़्यादा बेनिफिट कमा सकें। अब आया हाँ, मगर चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यानी वो चीन पर और चाय के साथ अभी व्यापार कर सकता है 20 सालों तक, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन में काफ़ी लोग उद्योगपति थे ना, तो उनमें से कोई भी इंडिविजुअली आके व्यापार नहीं कर सकता है, बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। अगला 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब कितना, अब उसका 20 साल के लिए जो बढ़ाया गया था अब वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल को ख़त्म करके पूरे भारत का वो गवर्नर जनरल बन गया है। और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। यानी कि कंपनी में अब तो मतलब कंपनी का टर्नओवर व्यापार का ख़त्म हो गया, अब राजनीतिक मामले ही इसके पास रह गए। तो कोई भी जो अब इस कंपनी में काम कर रहा है वो कोई भी भारतीय धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर कोई भी अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। तो देश के शासन प्रणाली का क्या किया गया, केंद्रीयकरण किया गया, ठीक है। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारी कार्य समाप्त कर दिए गए। कंपनी के जो समस्त व्यापारिक कार्य थे वो समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे।
तो कंपनी के जो समस्त व्यापारिक कार्य थे वो समाप्त कर दिए गए। अब उसे केवल राजनीतिक कार्य ही कर रहे थे। हाँ, गवर्नर जनरल की पारिषद में एक कानूनी सदस्य चौथा सदस्य को भी शामिल किया गया और सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सबसे पहले कानूनी सदस्य कौन शामिल हुआ? मैकाले। ठीक है, अगला है, इस एक्ट के तहत पारिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया। अब वो पूरे भारत के लिए क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधित मापदंडों अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया। तो इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता यानी कि क्या, जिसकी योग्यता होगी वो भी क्या करेगा, वही इसका मतलब कि सरकार के अंडर में काम कर सकता है। इससे क्या किया गया, ये योग्यता के संबंधित मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अगला है, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायिक शक्तियों को कार्यपालिका से पृथक करने की व्यवस्था की गई। क्या किया गया? तो विधायक शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और इस विधि हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अगला है, इस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलिंग एक्ट 1773, कौन सा रेगुलिंग एक्ट? 1773। तो 1773 के रेगुलिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। तो सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये सही होगा। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत होगा, एलिजा इम्पे थे। अगला है, नियंत्रण परिषद की स्थापना पीटर्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियमित रेगुलिंग एक्ट अधिनियम 1773 में किया गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य को नियुक्त किया गया, तो 1833 एक्ट के तहत। तो नियामक अधिनियम रेगुलिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पीटर्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राज संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एक अधिकार को समाप्त किया? तो 1813। तो किस अधिनियम द्वारा संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार करने का समाप्त कर दिया? तो 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त हो कर दिए गए थे तथा
कंपनी में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1800 चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर अधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये भी ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी सब समाप्त कर दिया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ भी किया गया। और इसी एक्ट में हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों को अधिकार और राजस्व सौंपा गया, मगर यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अगला है, इस अधिनियम ने भारतीय राजस्व को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया। तो चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 में धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म, वंशानुगत क्रम अथवा इनमें से किसी भी कारण कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा अयोग्य नहीं समझा जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी।